मुझे एक बहुत अच्छी फैक्ट्री में नौकरी मिल गई थी और मेरे घर के हालात बहुत बेहतर होना शुरू हो गए थे। पापा की पेंशन भी आ जाती थी तो घर के हालात बहुत बेहतर होने लगे थे। अब मैं हर महीने अपनी पत्नी के लिए कोई ना कोई तोहफा जरूर लेकर आया करता था और वो तोहफा देखकर कहती कि इसकी क्या जरूरत थी, और मैं खुश होकर उसको कहता कि ये सब कुछ तुम्हारे ही नसीब से तो मिल रहा है। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती, मुझे इतनी अच्छी नौकरी नहीं मिलनी थी। मैं पहले ही तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती कर चुका हूँ, इसीलिए तुम मुझे अपने लिए तोहफे लाने से मना मत किया करो। और वो बेचारी मेरी बातें सुनकर प्यार से शर्मा जाया करती। मैं अक्सर उसको अपने साथ बाजार लेकर जाया करता और वो जितनी भी खरीदारी करती, मैं उसको कभी भी मना नहीं करता मैं था। जब भी अनीता को खुश देखता तो मेरे चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ जाती। मैं खुश था कि वो धीरे धीरे मेरी दूसरी शादी की बात को भूल गई थी। मगर हम बाजार में जब भी कोई बच्चों के खिलौने या कपड़ों की दुकान देखती तो अनीता गुमसुम सी वहां पर ही रुक जाती। मुझे डर था कि वो फिर से दूसरी शादी की रट ना लगा दे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने अनीता से कहा कि अब हमारे हालात बहुत बेहतर हो रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस घर को गिराकर नए सिरे से एक अच्छा और खूबसूरत घर बनाया जाए, और इस घर का नक्शा तुम तैयार करोगी। तुम जैसा घर कहोगी मैं तुम्हें बना कर दूंगा। और वो बच्चों की तरह खुश हो गई। कुछ देर के लिए ही सही, उसका ध्यान बट गया था। मैंने घर पर मिस्त्री लगवाए और घर का काम शुरू करवा दिया। मुझे घर बनाने में तकरीबन 2 साल लग गए थे, मगर ये घर अनीता की पसंद का था। उसने अपनी मर्जी से घर हर कमरा हर कोना बनवाया था और सारा दिन वो घर के कामों में लगी रहती। अब वो घर के कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गई थी, इसीलिए उसने दोबारा औलाद के लिए दूसरी शादी की कोई बात नहीं की थी। वो सारा दिन कभी उस कमरे को सजाती रहती और कभी किसी कमरे को कोई चीज सेट कर रही होती, और अब वो खुश रहने लगी थी। उसको खुश देखकर मैं भी खुश था। वो सारा दिन घर के काम करती और खाली वक्त में माँ के पास बैठकर उनसे ढेरों बातें किया करती। अब वो दोनों ही घर में हुआ करती थी। मैं तो सारा दिन फैक्ट्री में गुजार कर आता था, और जब मैं घर आता तो वो मुझे अपने सारे दिन की बातें बताती और मैं उसका चेहरा देखता जो औलाद ना होने की वजह से मुरझा गया था। मैं हर तरह की कोशिश करता कि उसको खुश रख सकूं, मगर औलाद की कमी को कोई भी खुशी पूरा नहीं कर सकती, और औलाद की ख्वाहिश तो मुझे भी थी। लेकिन कुदरत के फैसले के आगे भी मैं क्या कर सकता था। मेरे घर के हालात बहुत अच्छे हो गए थे। तभी मैंने एक दिन अनीता को खुशखबरी सुनाई कि बहुत जल्द मैं उसको और माँ को लेकर अयोध्या जाऊंगा, और वो खुशी से उछलने लगी। हम दोनों माँ के साथ अयोध्या गए और वहां हम दोनों ने मंदिरों में जाकर अपने लिए औलाद की मांग की, क्योंकि उसके हाथ में सब कुछ है और वो तो जो चाहे कर सकता है। फिर दुनिया के डॉक्टर जो भी कहे। हम वापस घर आ गए तो कुछ ही दिनों गुजरे थे कि मैंने महसूस किया कि जैसे अनीता अब बहुत खुश रहने लगी थी। उसको खुश देखकर मैं भी खुश रहने लगा था। लेकिन उसकी बात मुझे हैरत में डाल देती थी। जब वो अक्सर रात को लेटी लेटी अचानक से माथे पर हाथ मारकर उठकर भागती, जैसे कुछ भूल गई हो, और कहती बच्चा रो रहा होगा, उसका दूध तो मैंने बनाया ही नहीं। और मैं हैरानगी से उसको देखता कि वो किस बारे में बात कर रही है। जब इस बात को एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन अनीता रोज ही किचन में जाती और दूध बनाकर स्टोर में ले जाने लगी, तो मुझे लगा कि वो पागल हो गई है। तब एक दिन मुझे उसकी हरकत देखकर गुस्सा आया, तो मैं आधी रात को उठकर स्टोर की तरफ गया और चीजों को उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। मैं देखना चाहता था कि स्टोर में ऐसा क्या था। तभी अचानक मेरा नाम नीरज है, मैं दिल्ली में रहता था। मेरे 3 भाई और 4 बहनें थीं, और मैं उनमें सबसे छोटा था। मेरे पिताजी एक क्लर्क थे और मेरी माँ घर का काम संभालती थी। सबसे बड़े भाई अपनी फैमिली के साथ लंदन में रहते थे। 2 बहनें जयपुर में रहती थीं और बाकी बहन भाई दिल्ली में ही रहते थे। सभी शादीशुदा थे और अपने अपने बीवी बच्चों के साथ अलग अलग घरों में रहते थे, सिवाय मुझसे बड़े भाई दिनेश के। घर में दिनेश भैया के बीवी बच्चे भी हमारे साथ ही रहते थे, क्योंकि मेरी तब शादी नहीं हुई थी और माता पिता की जिम्मेदारी भी सुनैना भाभी पर ही थी, जिसे वो अपना फर्ज समझते हुए पूरे दिल के साथ निभा रही थी। दिनेश भैया के 4 बच्चे थे और मेरी सबसे ज्यादा दोस्ती भी दिनेश भैया के बच्चों के साथ ही थी, क्योंकि बाकी बहन भाइयों के बच्चे तो कभी कभार ही आया जाया करते थे, और लंदन वाले भाई तो बस लंदन के ही होकर रह गए थे। वो कभी साल या 2 साल के बाद चक्कर लगा लिया करते थे। उनके बच्चों की हमने सिर्फ तस्वीरें ही देखी थी। बच्चों को कभी भी दादा दादी से मिलवाने नहीं लेकर आए थे, और हम लोगों ने कभी उनसे शिकवा भी नहीं किया था। अक्सर फोन पर हमारी बात हो जाया करती थी। मम्मी पापा खुश थे कि वो सब बच्चों का फर्ज पूरा कर चुके हैं। अब सिर्फ मैं ही रह गया था, जिसकी शादी की फिक्र उन्हें सताने लगी थी। मेरी नौकरी कोई इतनी अच्छी तो नहीं थी, बस एक फैक्ट्री में काम करता था
और इतना कमा लेता था कि अपनी पत्नी को 2 वक्त की इज्जत की रोटी खिला सकूं। तो मम्मी पापा ने मेरे लिए भी रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। जब सुनैना भाभी को ये मालूम हुआ कि मम्मी पापा मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने फौरन से अपनी बहन के रिश्ते की बात की। मम्मी पापा भी वो रिश्ते के लिए राजी हो गए थे, क्योंकि सुनैना भाभी बहुत अच्छी बहू साबित हुई थी और उन्होंने बाकी बहुओं से ज्यादा हमारा ख्याल रखा था। इसीलिए मम्मी पापा ने मेरा रिश्ता उनकी बहन अनीता के साथ तय कर दिया। अनीता भी अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और वैसे भी वो मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, लेकिन सुनैना भाभी ने फिर भी अपनी बहन का रिश्ता मेरे लिए चुना था और मुझे तो कोई ऐतराज नहीं था। वैसे भी अनीता मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़की थी, क्योंकि वो सुनैना भाभी की बहन थी, तो अक्सर घर के फंक्शन में मैंने उसको देख रखा था। मम्मी पापा ने मेरा और अनीता का रिश्ता तय कर दिया। अनीता ने एमए किया हुआ था और प्राइवेट स्कूल में नौकरी करती थी, इसीलिए उसको बच्चों में घुलने मिलने का बहुत ज्यादा शौक था। जब मेरी शादी होने वाली थी तो दिनेश भैया ने भी अपना अलग घर बना लिया, क्योंकि जिस घर में हम रहते थे वो घर छोटा ही था। उसमें सिर्फ 2 ही बेडरूम थे और एक छोटा सा कमरा था, जिसमें हम घर का फालतू सामान रखा करते थे। एक बेडरूम में मम्मी पापा सोते थे, दूसरा रूम दिनेश भैया की फैमिली का था और मेरा क्या था, मैं तो कहीं भी सो जाया करता था। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो भैया का कमरा मेरे लिए तैयार कर दिया गया और दिनेश भैया भी अपनी फैमिली को लेकर अलग हो गए। लेकिन दिल्ली में हम जितने भी भाई बहन रहते थे, सभी एक कॉलोनी में रहते थे। दिनेश भैया का घर हमारे घर के सबसे ज्यादा करीब था, इसीलिए मेरी शादी के कुछ अरसे बाद तक सुनैना भाभी सारा दिन हमारे घर ही रहती थी। क्योंकि अनीता तो अभी ब्याह कर आई थी, तो मम्मी पापा नई नवेली दुल्हन पर घर के कामों की जिम्मेदारी नहीं डालना चाहते थे। अनीता बहुत अच्छी थी, जबकि मैं तो गुस्से का थोड़ा तेज था, मगर अनीता हमेशा मेरा गुस्सा चुप करके बर्दाश्त कर जाया करती थी और उसने मेरे गुस्से की शिकायत कभी किसी से नहीं की थी। वो तो मम्मी पापा का ध्यान भी बिल्कुल वैसे ही रखती थी जैसे सुनैना भाभी करती आई थी। सुनैना भाभी के चाल चलन और स्वभाव से वाकिफ होकर ही तो मम्मी पापा ने अनीता के रिश्ते के लिए हाँ की थी, क्योंकि भाभी से मम्मी पापा की कभी कोई शिकायत नहीं रही, बल्कि वो हर एक के सामने सुनैना भाभी की तारीफ किया करते थे। सुनैना भाभी थी ही तारीफ के लायक और उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश भी बहुत अच्छी की थी। मेरी सभी बहनें सरकारी स्कूलों में नौकरी किया करती थी। अनीता ने भी मुझसे बहुत कहा था कि वो भी स्कूल में नौकरी करना चाहती है, क्योंकि शादी से पहले भी वो बच्चों को पढ़ाती रही है, तो बच्चों में उसका काफी दिल लगा रहता है। जबकि मैंने उसको डांट कर बिठा दिया कि अगर तुम भी नौकरी करोगी तो मेरे बूढ़े माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा, और अनीता चुप करके घर बैठ गई और मेरे एक बार मना करने के बाद उसने मुझसे दोबारा नौकरी की बात नहीं की। हालांकि वो भी जानती थी कि अगर मैं पापा से एक बार भी कह देता कि मेरी बीवी नौकरी करना चाहती है, तो पापा किसी न किसी स्कूल में उसको अच्छे स्केल पर नौकरी दिलवा ही देते। मगर जब मैंने ही मना कर दिया था तो अनीता ने दोबारा नौकरी की कोई बात ना की और मैं भी खुश था कि अनीता ने मेरी बात मान ली थी। तभी मेरी एक बहन की तबीयत काफी खराब हुई। वो करीब के ही एक स्कूल में सरकारी नौकरी करती थी। मेरी बहन पूजा ने स्कूल में छुट्टी के लिए अर्जी दी थी, पर उसको अर्जी एक्सेप्ट नहीं की और पूजा की तबीयत ऐसी नहीं थी कि वो स्कूल जा सकती। फिर उसने अनीता से बात की कि जितने दिनों तक वो स्कूल नहीं जा सकती तो उसकी जगह अनीता स्कूल चली जाया करें। अनीता ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा था और मैंने झट से कह दिया था कि जैसे पूजा दीदी कहती हैं वैसा कर लो। अनीता ने खामोशी से मेरी बात मान ली और पूजा की जगह स्कूल जाने लगी। अनीता सुबह सवेरे उठती, हम सबका नाश्ता तैयार करती और तैयार होकर स्कूल चली जाती। स्कूल से वापस आकर वो दोपहर का खाना बनाती और जब तक सारे घर वाले दोपहर का खाना खाकर फ्री होते शाम हो जाती और शाम को अनीता रात के खाने की तैयारी करने लग जाती और साथ में मेरी बीमार बहन और उसके बच्चों को भी संभालती थी। इसके बावजूद भी उसने कभी मुझसे या किसी से कोई शिकायत या गिला नहीं किया था। वो खुशी खुशी अपना हर फर्ज निभाती थी। इसके अलावा घर में मेहमानों का भी आना जाना लगा रहता था, क्योंकि पूजा दीदी की तबीयत खराब थी तो हर आए दिन मेरे सब भाई बहन घर में इकट्ठे हुआ करते थे। कभी कोई आ रहा होता तो कभी कोई आ रहा होता और उन सब के लिए 2 वक्त का खाना भी तो अनीता अकेली ही बनाती थी। उस बिचारी का तो सारा दिन किचन में ही गुजर जाता था। वो सुबह अंधेरे की उठी रात गए तक कामों में ही लगी रहती थी और रात को भी अक्सर पूजा दीदी उसको बुला लिया करती, क्योंकि पूजा दीदी को अक्सर अनीता की जरूरत पड़ती थी। कभी पूजा दीदी
मुर्गी को दवाई देनी होती और कभी उनके जग में पानी खत्म हो जाता या अक्सर उनके बच्चे उनको रात को तंग किया करते, तब भी वो अनीता को अपने पास बुला लेती। और चूंकि मैं घर में सबसे छोटा था, इसीलिए सब भाई बहन मेरा कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते थे और मेरी बहनें तो मुझे वैसे भी बहुत ज्यादा प्यारी थीं। अगर अनीता थकी हुई होती और 2 घड़ी आराम करने बैठ जाती तो मेरी चारों बहनें मुझसे ही बातें सुनाने लग जाती कि तुम्हारी पत्नी तो सारा दिन थकी ही रहती है, वो तो काम भी कोई नहीं करती, हमने क्या रोज रोज आना होता है जो वो हमारे लिए खाना कमरे में नहीं ला सकती। और मैं भी अपनी बहनों की बातों में आकर अनीता को बोलने लग जाया करता था। हालांकि मुझे नजर भी आता था कि अनीता किस तरह सारा दिन भाग भाग कर मेरे बहन भाइयों की खिदमत किया करती थी। इसके बावजूद भी अपनी बहनों की बातों में आकर अनीता पर गुस्सा किया करता था और अक्सर ही उससे नाराज भी रहा करता था। जब मेरा गुस्सा ज्यादा ही बढ़ने लगा तो अनीता ने मेरे गुस्से की शिकायत सुनैना भाभी से की। सुनैना भाभी ने मेरे रवैये के बारे में दिनेश भैया को बताया और दिनेश भैया ने बजाय मुझे कुछ कहे कि सुनैना भाभी को समझाने लगे कि अभी उसकी नई नई शादी हुई है, बाद में उसको खुद ही समझ आ जाएगी कि अनीता का इस सब में कोई कसूर नहीं है। अनीता ने सुनैना भाभी को शिकायत तो कर दी थी, मगर उसको उसका कोई फायदा नहीं हुआ था। मैं वैसे ही उसे गुस्से में बोल दिया करता था, लेकिन अब इतना फर्क जरूर आ गया था कि जब भी मेरी बहन मेरे घर आती तो सुनैना भाभी अनीता की मदद के लिए आ जाया करती थी और वो दोनों बहनें मिलकर सारा दिन मेरी बहनों की पसंदीदा खाने बनाने में लगी रहती। मेरी बहनें भी ये लिहाज नहीं करती थीं कि किसी की बीमारी के हालचाल पूछने के लिए आई हैं। वो तो जब भी आती हर बहन की अपनी ही फरमाइश होती। कोई कह रही होती कि सालन में मिर्ची ज्यादा ना डालना, कोई कह रही होती कि मेरे बच्चे को तो आलू का पराठा खाना है, कोई कह देती कि भैया आते हुए पनीर लेकर आना। मैं भी चुपचाप अपनी बहनों की सारी फरमाइशें पूरी कर दिया करता था। मैं बाजार से राशन लाने में लगा रहता और घर में सुनैना भाभी और अनीता सारा सारा दिन बस किचन के कामों में ही लगी रहती। सुनैना भाभी का तो अपना घर भी था, जहां उनके अपने बच्चे भी खाने के इंतजार में बैठे रहते थे, मगर इसके बावजूद भी वो सारा दिन किचन के कामों में अनीता की मदद में लगी रहती थी, ताकि मेरी बहनों की कोई फरमाइश अधूरी न रह जाए, क्योंकि ऐसा होता तो फिर मेरा सारा गुस्सा अनीता पर ही उतरता था। सुनैना भाभी अपने घर के कामों को छोड़कर मेरे घर के कामों में जुटी रहती थी, ताकि उनकी बहन का घर खराब ना हो, लेकिन मेरी बहनें फिर भी मेरे कान अनीता के खिलाफ भरती रहती और मैं भी कम अकल था जो अपनी बहनों की बातों में आकर अपनी पत्नी पर गुस्सा उतारा करता था। मैं जानता था कि अनीता मेरे मम्मी पापा के लिए परहेजी खाना बनाती थी, मेरी अलग फरमाइश होती थी और मेरी बीमार बहन पूजा की अपनी अलग ही फरमाइश होती थी। इसके अलावा अनीता को स्कूल का काम भी करना होता था। जब मेरा गुस्सा कुछ ज्यादा ही होने लगा तो अनीता ने एक बार फिर मेरी शिकायत भाभी से की और सुनैना भाभी ने एक बार फिर से दिनेश भैया को मेरे बर्ताव के बारे में बताया। अब इस बार तो दिनेश भैया को मुझ पर भी गुस्सा आया था और उन्होंने मुझे खूब डांटा कि तुम क्यों अपनी बहनों की बातों में आकर अपनी पत्नी पर गुस्सा उतारते हो। जब तुम्हारे माँ बाप को वो संभालती है तब तुम्हारी बहनों को कुछ नजर नहीं आता और तुम्हारी बहनों की भी तो फरमाइशें पूरी करती है, वो कौन सा तुम्हारे घर से भूखी जाती हैं। अब अगर अब की बार कोई बहन तुमसे शिकायत करे कि अनीता ने उनका कोई एक और काम नहीं किया, तो तुम भी साफ साफ कह देना कि तुम्हारी पत्नी उनकी नौकरानी नहीं है जो उनका हर काम करती फिरे। अगर उनको तुम्हारी पत्नी से इतना ही प्रॉब्लम है तो अपने अपने घर को छोड़कर तुम्हारे घर आकर बैठे और तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की सेवा करे, क्योंकि वो उनके माँ बाप हैं, ना कि तुम्हारी पत्नी के। फिर भी तुम्हारी पत्नी सारा दिन उनकी सेवा चाकरी में लगी रहती है और एक तुम हो कि तुम्हारी शिकायत ही खत्म नहीं होती। मुझे भी नजर आता है कि अनीता और सुनैना किस तरह सारा दिन किचन में काम करती रहती हैं। दिनेश भैया की डांट का मुझ पर असर सिर्फ कुछ महीने ही रहा और उसके बाद से फिर मेरा गुस्सा अनीता पर उतरने लगा। मेरी बहनों के घर कोई भी दावत होती, किसी की भी सालगिरह होती या किसी भी मौके पर अगर सब बहनें एक जगह इकट्ठी होती तो मुझे भी फोन करके बुला लेती, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं अपनी पत्नी को भी साथ लेकर जाऊं। हालांकि वहां पर तो खानदान के सभी लोग मौजूद होते थे। कोई भी खुशी या गम होता तो सब बहन भाई किसी न किसी बहन भाई के घर इकट्ठे हो ही जाते, मगर मेरी पत्नी उनमें कभी भी शामिल न होती और ना ही मुझे एहसास होता कि सब बहन भाई अपने बच्चों के साथ वहां जमा है तो मैं भी अपनी पत्नी को ले ही जाऊं। मगर मैं तो अपनी बहनों की बातों में आ जाता था और बिना वजह का गुस्सा भी अपनी बीवी पर उतार दिया करता था। मेरी बीवी को मालूम भी था कि मैं अपनी बहनों और भाइयों के घर कुछ त्योहार पर जाता हूँ और वहाँ सभी इकट्ठे होते हैं, मगर उसने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, ना ही कभी कोई गिला किया था,
क्योंकि वो मेरे गुस्से से और मेरी आदत से वाकिफ हो चुकी थी और सुनैना भाभी ने भी शायद उससे मना किया था। सुनैना भाभी के बच्चे अक्सर हमारे यहाँ आ जाया करते थे और अनीता की उनसे शुरू से ही दोस्ती थी, क्योंकि वो उनकी मौसी भी तो थी और अब तो उनका उन बच्चों के साथ दोहरा रिश्ता बन गया था। वो मौसी होने के साथ साथ उन बच्चों की चाची भी बन गई थी। तो सुनैना भाभी के बच्चों के साथ उसका दिल लगा रहता था और अनीता का भी ज्यादा आना जाना सुनैना भाभी के घर में होता था, क्योंकि मेरी बहनें तो वैसे भी उसकी बुराइयां करते नहीं थकती थीं और ना मैं कभी उसे अपनी बहन भाइयों के घर ज्यादा लेकर जाता था। ना जाने क्यों मेरी बहनें मेरी पत्नी को कामचोर समझती थीं और हर बात उससे छुपाई जाती थी। अनीता सब कुछ जानती भी थी, इसके बावजूद भी वो मेरे माँ बाप की सेवा में लगी रहती थी और कभी नहीं कहती थी कि मैं उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करता हूँ, और ना ही मुझे लगता था कि मेरा बर्ताव उसके साथ गलत था। मैं सबसे छोटा भाई था, इसीलिए मुझे लगता था कि मैं जो भी करता हूँ बिल्कुल ठीक ही करता हूँ, क्योंकि मेरे बड़े बहन भाइयों ने तो मुझे कभी किसी बात से रोका टोका नहीं था, इसीलिए मुझे कभी कुछ गलत लगा ही नहीं था। पूजा दीदी की तबीयत अब बेहतर हो गई थी। वो अपने बच्चों को लेकर अपने घर भी जा चुकी थी और उन्होंने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। लेकिन स्कूल की प्रिंसिपल चाहती थी कि अनीता भी उनके स्कूल में नौकरी करे, क्योंकि उनको अनीता के पढ़ाने का अंदाज बहुत पसंद आया था। अनीता ने एक बार फिर से मुझसे बात की थी कि वो नौकरी करना चाहती है। अब तो हमारी शादी को 2 साल गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। तो अनीता कहने लगी कि मेरा बच्चों के साथ दिल लगा रहता है, आप पापा से कहकर मुझे स्कूल में नौकरी करने दे। लेकिन मैंने फिर से अनीता को मना कर दिया था और बात वही थी कि मेरे माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा। मेरी पत्नी मेरे गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसीलिए उसने दोबारा कोई बात ना की। कुछ अरसे बाद मेरी फैक्ट्री की नौकरी छूट गई। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे किसी और फैक्ट्री में नौकरी मिल जाए, मगर मुझे कोई नौकरी न मिली। पापा को भी एक अरसा हुआ रिटायर हो चुके थे, उनकी पेंशन पर आखिर कितने खर्चे पूरे किए जा सकते थे। जब भी अनीता अपने लिए कोई खरीदारी करके आती तो मेरी बहनें फिर से मुझे बातें सुनाती कि तुम्हारी तो पहले ही नौकरी नहीं लग रही, ऊपर से तुम्हारी बीवी के खर्चे खत्म ही नहीं होते हैं। उसे नजर नहीं आता कि उसका पति बेरोजगार घर बैठा है, कम से कम वो तुम्हारा ही ख्याल कर ले। मगर अनीता को तो बस अपने ही शौक पूरे करने हैं, उसे क्या परवाह थी उसका पति किस मुश्किल में है। और मैं एक बार फिर से अपनी बहनों की बातों में आ गया था। मैंने अपनी पत्नी को बहुत बुरा भला कहा कि तुम्हें एहसास नहीं कि घर के खर्चे पूरे करने के लिए पैसे बचा कर रख लो, मगर तुम तो हर दूसरे दिन मुंह उठाकर बाजार चली जाती हो और शॉपर भरकर खरीदारी कर आती हो। अनीता मेरी बातें खामोशी से सुनती। बेचारी आखिर कितनी खरीदारी करती थी, साल भर में 2 जोड़ी कपड़े खरीद पाती थी। मैं अक्सर देखता भी था कि उसके कपड़े खराब हो चुके होते, मगर फिर भी वो अपने लिए कोई खरीदारी नहीं करती थी। इसके बावजूद भी मैं उस पर गुस्सा करता रहता था। अब तो मेरी बहनों ने भी उसे औलाद के ताने देने शुरू कर दिए थे और मैं भी अपनी बहनों की ही तरह अपनी पत्नी को औलाद के ताने देने लगा, ये जाने बगैर कि इसमें इसका तो कोई कसूर नहीं था। वो बेचारी चुपचाप मेरी बातें सुनती रही और तन्हाई में छुप छुप कर रोती भी रहती, मगर मुझे कभी उसका एहसास नहीं हुआ था। एक दिन पापा की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं पापा को अस्पताल लेकर जा सकता। मैंने बारी बारी अपनी सभी बहनों से पैसे मांगे कि वो मुझे उधार ही दे दे, मैं उनको वापस कर दूंगा, मगर हर बहन ने मुझे अपनी मजबूरी सुना दी कि बच्चों की फीस देनी है या उनके घर के हालात ठीक नहीं थे। किसी के भी पास मेरी मदद के लिए चंद पैसे भी नहीं थे और मैं परेशान बैठा था। तभी अनीता मेरे पास आई और अपने सोने का जेवर मेरे सामने किया और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, आप परेशान मत हो, ये जेवर बेचकर पापा को अस्पताल ले जाएं और उनका इलाज करवाएं, क्योंकि ये जेवर मैंने क्या करना है। अगर ये आपके काम आ जाए तो इससे बेहतर और क्या होगा। मुझे सिर्फ आपके साथ रहना है, इन चीजों का मैं क्या करूंगी। और मेरी आंखों में आंसू आ गए कि जो बहनें मुझे आज तक बातें सुनाती आई थीं और मुझे मेरी ही पत्नी के खिलाफ करती आई थीं, आज उनमें से कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं थे, मगर मेरी पत्नी, जिसको मैंने बहनों की बातों में आकर डांटता रहता था और खामखा गुस्सा करता रहता था, वो अपना जेवर लिए मेरे सामने खड़ी थी और मुझे हौसला दे रही थी। तब मुझे पहली बार अपनी पत्नी का एहसास हुआ था कि इस बेचारी ने मेरी हर तरह की कड़वी बातें सुनी थी और आज भी वो मेरी मदद करने के लिए अपना जेवर मुझे दे रही थी। मैंने शर्मिंदा सा होकर उससे जेवर ले लिया और उससे वादा किया कि मैं उसको बहुत जल्द इससे अच्छा जेवर बनाकर दूंगा। अनीता की भी आंखों में आंसू आ गए और मुझसे कहने लगी कि कोई बात नहीं, मुझे जेवर की जरूरत नहीं है, और वैसे भी जेवर इसीलिए तो रखा जाता है कि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जाए।
और मैं काफ़ी दिनों से देख रही थी कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। अगर आपने मुझे पहले ही अपनी परेशानी बता दी होती, तो मैं आपको पहले ही मदद कर देती। मैं खुश था कि मुझे अनीता जैसी पत्नी मिली थी और इस दिन मुझे पहली बार सुनैना भाभी का फैसला बिल्कुल दुरुस्त लगा था और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था कि मैं अपनी बहनों की बातों में आकर अपनी ही पत्नी को बुरा भला कहता रहा था। उस दिन के बाद से मैंने अपनी पत्नी को कभी भी डांटा नहीं था। पापा काफ़ी बीमार रहने लगे थे, लेकिन अनीता ने उनकी बहुत सेवा की थी। वो उनके लिए खास तौर पर परहेज़ी खाना बनाती थी। पापा कुछ अरसा बीमार रहने के बाद भगवान को प्यारे हो गए और एक बार फिर से मेरी सारी बहनें मेरे घर आकर बैठ गई थी और मेरी पत्नी उनकी खिदमत में लग गई थी। जब काफ़ी दिन गुजर गए तो मेरी बहनों के फिर से वही शिकवे शुरू हो गए जब वो पहले करती आई थी। तब मैंने अपनी बहनों को साफ-साफ कह दिया कि मेरी पत्नी उनकी नौकरानी नहीं थी जो उनका हर हुक्म मानती और सारा दिन उनकी खिदमतें करती। अगर उनको मेरी पत्नी से ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी तो मेरे घर ना ही आया करें। और मेरी बहनें हैरान रह गई थीं कि मैं उनका वही भाई था जो पहले उनकी ज़रा सी बात पर अपनी पत्नी को जली-कटी सुना दिया करता था। लेकिन मेरे साथ जो हादसा हो चुका था उसने मेरी आंखें खोल दी। उसके बाद से मैंने अपनी बहनों की अनीता के खिलाफ की हुई किसी भी बात पर यकीन नहीं किया था। एक दिन अनीता मुझसे कहने लगी कि हम डॉक्टर से चेकअप करवा लेते हैं क्योंकि मुझे औलाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैंने उसकी बात मान ली क्योंकि वो अक्सर ही कहा करती थी कि आप तो सारा दिन घर से बाहर होते हैं और मैं घर पर अकेली होती हूँ। आप तो फिर भी अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजार लेते हैं और कामों में बिजी रहते हैं। मैं खाली घर को देखती रहती हूँ। काश कि मेरे भी बच्चे होते, मैं भी उनके कामों में लगी रहती, मगर खाली घर मुझे काट खाने को दौड़ता है। मैंने बहुत अच्छे डॉक्टर से टाइम लिया है और हम दोनों डॉक्टर के पास चले गए। चेकअप करवाने के बाद जब डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि मेरी पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती, तो हमारे सर पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा था। मेरी पत्नी जो ख्वाहिश अपने दिल में लिए बैठे थी, वो अब कभी भी पूरी होने वाली नहीं थी। उस दिन अनीता मेरे कंधे पर अपना सर रखकर खूब रोई और मैंने भी उसको रोने दिया। जब रो रो कर उसके दिल का बोझ जरा हल्का हुआ, तो वो मुझे कहने लगी कि मुझे माफ कर दें, मैं आपको औलाद की खुशी नहीं दे सकती। मैंने अनीता के हाथ थाम लिए और उससे कहा कि ऐसी बातें मत करो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ये तो भगवान की मर्जी होती है। तुम खुद को कसूरवार मत ठहराओ। जैसे भी हो मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ और मेरी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजार सकता हूँ। मगर उस दिन से अनीता ने मुझसे एक जिद करना शुरू कर दी कि नीरज आप दूसरी शादी कर लें और अपना घर बसा लें, क्योंकि घर तो बच्चों से बसते हैं और वो तो मैं आपको नहीं दे सकती। और मैंने अनीता को डांट दिया कि ऐसी बातें मत किया करो, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। जब मेरी बहनों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने भी अनीता को बहुत कोसा और मैंने अपनी बहनों से सख्ती से कह दिया कि खबरदार जो उन्होंने मेरी पत्नी को कुछ भी कहा तो मैंने उनको अपने घर आने से ही मना कर दिया था, क्योंकि वो मेरे घर आकर ही मेरी बीवी को बातें सुनाती थी कि तुम बांझ हो, हमारे भाई को औलाद तक नहीं दे सकती। जिसको सुनकर अनीता सारी सारी रात रोती रहती और मुझसे जिद करती कि आप दूसरी शादी कर लें। मैंने अपनी सारी बहनों को मना कर दिया था कि वो मेरे घर आया ना करें। मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे एक बहुत अच्छी फैक्ट्री में नौकरी मिल गई थी और मेरे घर के हालात बहुत बेहतर होना शुरू हो गए थे। पापा की पेंशन भी आ जाती थी तो घर का गुजारा बहुत अच्छा होने लग गया था। अब मैं हर महीने अपनी पत्नी के लिए कोई ना कोई तोहफा ज़रूर लेकर जाया करता था और वो तोहफा देखकर कहती कि इसकी क्या ज़रूरत थी, और मैं खुश होकर उसको कहता कि ये सब कुछ तुम्हारे ही नसीब से तो मिल रहा है। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना होती तो मुझे इतनी अच्छी नौकरी नहीं मिलनी थी। मैं पहले ही तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर चुका हूँ, इसीलिए तुम मुझे अपने लिए तोहफा लाने से मना मत किया करो। और वो बेचारी मेरी बातें सुनकर प्यार से शर्मा जाया करती। मैं अक्सर उसको अपने साथ बाजार लेकर जाया करता और वो जितनी भी खरीदारी करती मैं उसको कभी भी मना नहीं करता था। मैं जब भी अनीता को खुश देखता तो मेरे चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ जाती थी। मैं खुश था कि वो धीरे धीरे मेरी दूसरी शादी की बात को भूल गई थी। मगर हम बाजार में जब भी कोई बच्चों के खिलौने या कपड़ों की दुकान देखते तो अनीता गुमसुम सी वहां पर ही रुक जाती। मुझे डर था कि वो फिर से दूसरी शादी की रट ना लगा दे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने अनीता से कहा कि अब हमारे हालात बेहतर हो रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस घर को गिरवाकर नए सिरे से एक अच्छा और खूबसूरत घर बनाया जाए और इस घर का नक्शा तुम तैयार करोगी। तुम जैसा कहोगी मैं तुम्हें बना कर दूंगा। और वो बच्चों की तरह खुश हो गई। कुछ देर के लिए ही सही उसका ध्यान बट गया था। मैंने घर पर मिस्त्री लगवाए और घर का काम शुरू करवा दिया था। मुझे घर बनाने में तकरीबन 2 साल लग गए थे, मगर ये घर अनीता की पसंद का था। उसने अपनी मर्जी से घर का हर कमरा हर कोना बनवाया था
और सारा दिन वो घर के कामों में लगी रहती। अब वो घर के कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई थी, इसीलिए उसने दोबारा औलाद की या दूसरी शादी की कोई बात नहीं की थी। वो सारा दिन कभी उस कमरे को सजाती रहती और कभी किसी कमरे को कोई चीज़ सेट कर रही होती। अब वो खुश रहने लगी थी और उसको खुश देखकर मैं भी खुश था। वो सारा दिन घर के काम करती रहती और बाकी वक्त में मम्मी के पास बैठकर उनसे ढेरों बातें किया करती थी। अब वो दोनों ही तो घर में हुआ करती थी। मैं तो सारा दिन फैक्ट्री में गुजार कर आता और जब मैं घर आता तो वो मुझे अपने सारे दिन की बातें बताती और मैं उसका चेहरा देखता जो औलाद ना होने की वजह से मुरझा गया था। मैं हर तरह की कोशिश करता कि उसको खुश रख सकूं, मगर औलाद की कमी कोई भी खुशी पूरी नहीं कर सकती। औलाद की ख्वाहिश तो मुझे भी थी, लेकिन कुदरत के फैसलों के आगे मैं भी क्या कर सकता था। मेरे घर के हालात बहुत अच्छे हो गए थे। तभी मैंने एक दिन अनीता को खुशखबरी सुनाई कि बहुत जल्द ही मैं उसको और मम्मी को लेकर अयोध्या जाऊंगा और वो खुशी से उछलने लग गई। हम दोनों मम्मी के साथ अयोध्या गए और वहां पर हम दोनों ने भगवान से रो रो कर फरियाद की कि वो हमें औलाद दे, क्योंकि उसके पास से कोई खाली हाथ नहीं जाता। वो तो जो चाहे कर सकता है। फिर दुनिया के डॉक्टर जो भी कहें, जब हम अयोध्या से वापस आ गए तो कुछ ही दिन गुजरे थे कि मैंने महसूस करना शुरू कर दिया जिसे अनीता अब बहुत खुश रहने लगी थी। उसको खुश देखकर मैं भी खुश था, लेकिन उसकी एक बात मुझे हैरत में डाल देती थी। जब वो अक्सर रात को लेटे लेटे अचानक से माथे पर हाथ मारकर उठती, भागती जैसे कुछ भूल गई हो और कहती कि बच्चा रो रहा होगा, उसका दूध तो मैंने बनाया ही नहीं। और मैं हैरानगी से उसको देखता कि वो किस बारे में बात कर रही है। जब इस बात को एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन अनीता रोज ही किचन में जाती और दूध बनाकर स्टोर में ले जाने लगी, तो मुझे लगा कि वो पागल हो गई है। तब एक दिन मुझे उसकी ये हरकत देखकर बहुत गुस्सा आया। मैं तो आधी रात को उठकर स्टोर की तरफ गया और चीजों को उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। मैं देखना चाहता था कि स्टोर में ऐसा क्या था। तभी अचानक अनीता भी परेशान सी होकर मुझसे पूछने लगी कि नीरज, आप क्या कर रहे हैं? इस वक्त स्टोर का सामान क्यों उठा उठाकर बाहर फेंक रहे हैं? मगर मैं गुस्से में सामान फेंकता रहा और अनीता मुझे मना ही करती रह गई। मैं देखना चाहता था कि वो कौन सा बच्चा था जिसके लिए अनीता आधी रात को उठती थी और दूध बनाकर स्टोर में ले जाती थी। तभी मुझे एक मेज के नीचे वो बच्चा नजर आ ही गया जिसके लिए मेरी पत्नी दूध बनाकर लाती थी। मैंने हैरानगी से उस छोटे से बच्चे को देखा और फिर अनीता की तरफ सवालिया नजरों से देखा कि क्या तुम इसके लिए दूध बनाकर स्टोर में लाती थी? ये तो एक बिल्ली का बच्चा था। और अनीता बेचारी हैरान खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। वो तो मेरे गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थी और जानती थी कि मैं सफाई सुथराई का कितना ख्याल रखता था। इसीलिए शायद उसने इस बिल्ली के बच्चे को स्टोर में छुपा रखा था और मेरे सोने के बाद ही उसको दूध दिया करती थी। मैं सर पकड़कर बैठ गया कि मेरी पत्नी इतनी सी छोटी बात के लिए इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रही थी। अनीता मुझसे कहने लगी कि आप मुझसे पूछ तो लेते कि आखिर स्टोर में दूध बनाकर आखिर किसके लिए ले जाती हूँ, मगर आपने मुझ पर शक ही करना शुरू कर दिया था। फिर क्या हुआ? अगर मेरे औलाद नहीं हो सकी तो मैं इस मासूम जानवर को तो प्यार कर ही सकती थी ना। ऐसे ही आपने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। और एक नजर स्टोर पर डालकर बोली कि कितनी मेहनत से मैंने सारा सामान सेट करके रखा था और आपने सारा बिखेर कर रख दिया है। मैंने उस बिल्ली के नन्हे से बच्चे को हाथों में उठाया और स्टोर से बाहर ले आया। अनीता भी जल्दी से मेरे पीछे भागी। उसे डर था कि कहीं मैं इस बच्चे को आधी रात को कहीं बाहर ही ना फेंक आऊं, मगर मैं इतना भी संगदिल नहीं था। मैंने उस बच्चे को लेकर सीढ़ियों के पास आकर बैठ गया था। वो मासूम सा बच्चा तो शायद अभी कुछ ही दिन का था और उसकी माँ न जाने उसको छोड़कर कहाँ चली गई थी। तभी तो अनीता रोज उसके लिए दूध बनाकर स्टोर में ले जाती थी। पहले तो मुझे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आया था, मगर फिर मैंने उस मासूम से बच्चे को देखा और अपनी मासूम पत्नी को देखकर मेरा सारा गुस्सा खुद ब खुद खत्म हो गया था। मेरी पत्नी को आदत थी कि वो घर में किसी भी कोने में दूध का प्याला रख दिया करती थी और ये आदत उसकी शुरू से ही थी, मगर मैंने कभी ज्यादा नोटिस नहीं किया था। वो रोज ही घर के किसी न किसी कोने में किसी पुराने बर्तन में थोड़ा सा दूध रख दिया करती थी। और जब से हमारी शादी हुई थी हमारे घर में बिल्लियां बहुत आने लग गई थी, मगर वो बिल्लियां घर के अंदरूनी हिस्से में कभी नहीं आई थी, इसीलिए मुझे भी कोई परवाह नहीं थी। मगर फिर मैंने अनीता से कहा कि उससे मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।